तो कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट से, जिसके बारे में बताया जाता है कि उस पर सबसे मशहूर ग्रेस्कुल नाम का एक कैसल है और इसी कैसल के अंदर एक ऐसा ताकतवर वेपन छुपा है जो इस पूरी दुनिया को बुरे वक्त में बचा सकता है। और इस वेपन का नाम है सॉर्ड ऑफ पावर, जिसकी निगरानी यहाँ पर एक जादूगरनी करती है। ये सब बताने के बाद कहानी में एंट्री होती है हमारे प्रिंस एडम की। प्रिंस होने के बावजूद एडम को फाइटिंग से बहुत ज्यादा नफरत है और वो पूरा टाइम सिर्फ अपने छोटे से शेर के साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसे ट्रेनिंग के लिए भेज देती हैं। यहाँ पर सभी लोगों को ट्रेनिंग टंकन करवाते हैं, जो कि यहाँ के जर्नल भी हैं और साथ ही साथ टीला के डैड भी हैं और टीला है एडम की बेस्ट फ्रेंड। एडम से ऑपोजिट उसे लड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हमेशा फर्स्ट आती है। ऐसे ही जब एडम और टीला प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो टीला उसे हरा देती है और ये देखकर किंग को गुस्सा आ जाता है। अब किंग खुद मैदान में आते हैं और कुछ ही वार में एडम को गिरा देते हैं और ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उनका बेटा बिल्कुल भी बहादुर नहीं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एडम से कहते हैं कि जो लोग बहादुर नहीं होते इस दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। एडम उदास हो जाता है और टीला उसे संभालने लगते हैं और इस सब के दौरान हम देखते हैं कि अचानक आसमान में बड़े बड़े शिप्स आ जाते हैं और उनके इस कासल पर हमला शुरू हो जाता है। ये हमला करवाने वाला स्केलेटर था जो इस कैसल पर हमला कर यहाँ पर कब्जा करना चाहता था और साथ ही साथ सॉर्ड ऑफ पावर भी लेना चाहता था। अब महल के सभी जनरल्स लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों में कुछ स्पेशल पावर्स हैं। कोई अपनी गर्दन लंबी कर सकता है और कोई अपनी बॉडी को रोबोट बॉडी में बदल सकता है, तो कोई अपने हाथ पांव लंबे कर सकता है। अपने इन्हीं पावर्स का यूज करते हुए ये लोग दुश्मनों को अच्छी टक्कर देते हैं, पर फिर भी दुश्मनों के ज्यादा होने की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं। स्केलेटर महल के अंदर घुस जाता है और किंग और क्वीन के पास पहुंच जाता है। किंग अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं, पर अकेले किंग भी कितने ही लोगों से लड़ पाते, आखिर उन्हें हार माननी पड़ती है। स्केलेटर किंग और क्वीन को बंदी बना लेता है और किंग का ताज उतार कर खुद पहन लेता है। इस दौरान सॉर्ड से यानी वो जादूगरनी जो सॉर्ड ऑफ पावर की हिफाजत कर रही थी, वो एडम को सॉर्ड ऑफ पावर देकर यहाँ एक बड़ा सा अर्थ का पोर्टल खोल देती है और उसे अर्थ पर भेज देती है ताकि वो उस सॉर्ड की यानी उस तलवार की हिफाजत कर सके। लेकिन जादू से एक दूसरे प्लैनेट पर आते आते एडम जो कि एक बच्चा है उससे वो सॉर्ड संभाली नहीं जाती और गिर जाती है एक तालाब में। और फिर बस यहाँ से सीन कट होकर 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एडम अब बड़ा हो चुका है। अब वो एक बोरिंग सी कंपनी में जॉब करता है और सबको अपनी अटर्निया सिटी की कहानियां सुनाता फिरता है जिस पर कोई यकीन नहीं करता। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे अक्सर कहता है कि प्लीज तुम अटर्निया की कहानियां सुनाना बंद क्यों नहीं कर देते, लेकिन एडम उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो तो अभी भी अपनी असलियत जानता है और अपनी असली तलवार ढूंढने के जुनून में है। एक दिन एडम को किसी अननोन नंबर से टेक्स्ट आता है जिसमें बताया गया था कि उसे तलवार मिल गई है। एडम भागता हुआ उस एड्रेस पर पहुंचा तो पता चला कि वो एक कॉमिक बुक स्टोर था और यहाँ पर उसकी जादुई तलवार भी थी, जिसे देखकर वो खुशी से पागल होने वाला हो गया। लेकिन मसला अब ये था कि वो तलवार अब एक स्टैचू का हिस्सा बन चुकी थी। वो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो स्टैचू को अपने ऊपर भी गिरा लेता है और उसकी ये पागल हरकत देखकर सभी लोग उस पर हंसते हैं और कुछ तो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं, पर उसे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर बहुत सारी मैजिक वर्ड्स भी बोलता है जो उसे उस जादूगरनी ने सिखाए थे, पर ये वर्ड्स भी अभी कोई काम नहीं करते। और आखिर होता ये है कि पुलिस एडम को तलवार चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लेती है। लेकिन हाईवे में अचानक से ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर अगले ही सेकंड एडम बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उसने देखा था कि बीस्ट मैन ने दुनिया पर हमला कर दिया था और बीस्ट मैन था स्केलेटर का आदमी, उसके दुश्मनों का आदमी। वो यहाँ पुलिस वालों की कार पकड़कर ही एडम पर हमला कर देता है और एडम अपनी तलवार पकड़कर यहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है, पर बीस्ट मैन उस पर उठाकर एक ट्रक मारता है। अब बीस्टमैन एडम को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए बीस्टमैन से लड़ पड़ती है और बीस्टमैन पर बहुत ज्यादा फायरिंग कर उसे हाईवे से नीचे गिरा देती है। और उसके बाद वो आती है एडम के पास। एडम ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त टीला थी। एडम ने हैरान होकर पूछा, तुम यहाँ कैसे, तुम्हें मेरा कैसे पता चला? तो टीला ने बताया कि मुझे और स्केलेटर दोनों को ही तुम्हारे इस दुनिया में होने का पता चल गया है। जैसे ही तुमने वो तलवार ढूंढी, तलवार ने हमें सिग्नल दे दिए थे
अब हमें तेजी से यहाँ से भागना होगा। वो उसे लेकर यहाँ से भाग रही थी, पर बीस्टमैन अभी भी उनके पीछे पीछे था। टीला बीस्टमैन को पीछे से हमला करती जा रही थी और जल्दी से वो अब एडम को लेकर अपनी स्पेसशिप के अंदर बैठ जाती है। यहाँ सारे इंसान हैरानी से इस स्पेसशिप को देखते रह जाते हैं और बीस्टमैन भी इस स्पेसशिप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही टीला स्पेसशिप के दरवाजे बंद करने में कामयाब हो जाती है और स्पेसशिप को लेकर यहाँ से निकल जाती है। एडम बहुत ज्यादा खुश था। सालों बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस जा रहा था, लेकिन यहाँ जाकर उसकी सारी खुशी मलयामित हो गई, क्योंकि अब उसने देखा कि उसका प्यारा शहर एटरनोस अब खंडर बन चुका था। ये लोग तो अपने कासल में भी नहीं गए, क्योंकि वहां पर स्केलेटर का कब्जा था। टीला एडम को लेकर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में ले जाती है। यहाँ आकर वो एडम को बताते हैं कि हालात सिर्फ इतने ही नहीं बिगड़े, हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि कासल को वापस अपने कब्जे में लेना भी बहुत बड़ा काम लग रहा है, क्योंकि अब उसके डैड जो कि जनरल थे और ये सारा काम कर सकते थे, वो भी अल्कोहलिक बन चुके हैं और एडम के तो मॉम डैड का आज तक कुछ पता ही नहीं। इस टाइम एडम के इस बेस के अंदर आते ही ये सारे लोग एडम से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो एडम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उनकी उठपटांग की हरकतों को देखकर टीला उनको एक सेल में बंद कर देती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि जब एडम को यहाँ लाया जा रहा था, तब स्केलेटर का एक स्पाई इनके ऊपर नजर रखे हुए था। एडम के यहाँ आने की वजह से उन्हें इनके सीक्रेट बेस का भी पता चल जाता है और कुछ ही देर में स्केलेटर इनकी आर्मी बेस पर अटैक करवा देता है। बेस पर हुए अटैक को देखकर ये रोबोट जल्दी से ये सेल तोड़ देता है और सभी वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं और इन सारे दुश्मनों से लड़ने लग जाते हैं। अब तो एटम भी इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक दुश्मनों के हाथ लग गया और दुश्मनों ने एक ही मिनट में उसे पकड़कर यूं फेंका जैसे वो कोई सूखा पत्ता हो। एडम ये देखकर टूट गया कि वो आज भी लड़ नहीं सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। वो यहाँ पर नाउम्मीद होने ही वाला था कि टीला ने चिल्लाकर उसे कहा, एटम अपनी तलवार की पावर्स को यूज करो। ये सुनकर एटम ने फौरन तलवार उठाई और उसे आसमान की तरफ करते हुए जोर से बोला, ग्रेस्कल की पावर से इस तलवार में ताकत आ जाए। और यहाँ पर इस सब के बाद बस मानो एकदम से जादू हो गया। एक जबरदस्त सी बिजली कड़की जो जाकर उस तलवार में लगी और उस तलवार ने एडम को एक जाइंट मस्कुलर पावरफुल वॉरियर में बदल दिया। और अब अपनी इन्हीं पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सबसे ताकतवर दुश्मन ट्रैपजॉ के पास गया और उसने उससे लड़ना शुरू कर दिया। उसने पहले तो ट्रैपजॉ को उठाकर दूर गिराया और फिर जब ट्रैपजॉ ने उसके ऊपर अपनी गोलियों से हमला करना शुरू किया, तो उसने अपने हाथ पर लगे आर्मर से उन गोलियों के वार को रोक दिया और फिर उसके करीब आकर उसका रोबोट वाला हाथ तोड़ दिया और फिर उसी के इस हाथ से उसकी सारे दुश्मनों को गोलियां मार दी और आखिरकार वो अपनी तलवार लेकर बच गया। स्केलेटर जो दूर से ये सब देख रहा था, गुस्से से वो पागल हो गया। पहले उसने बीस्टमैन को तलवार लेने भेजा, वो ना तलवार ला पाया और फिर अब ये आर्मी भी उसकी तलवार ना ला पाई, इसीलिए गुस्से में उसने बीस्टमैन के साथ साथ सबको जलाकर सजा दी और फिर दोबारा से उन सबको एडम के पीछे भेज दिया, जो अब टीला के जहाज में बैठकर यहाँ से कहीं दूर निकल चुका था और यहाँ पीछे से स्केलेटर बाकी वॉरियर्स को भी कैद कर चुका था। इधर हमें दिखाया गया कि टीला के शिप के पीछे भी बहुत सारे स्केलेटर के आदमी थे, जिन्होंने टीला की शिप पर हमला करके उसकी शिप को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। शिप से कंट्रोल खोती हुई टीला अब एडम से कहती है कि पीछे एक एयर बाइक है, उसे लो और यहाँ से निकल जाओ। पहले तो उसे एयर बाइक चलानी नहीं आई, लेकिन जब उसने इस पर कंट्रोल पाया तो यहाँ से निकलकर काफी दुश्मनों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़ाई में अभी इतना ज्यादा तेज नहीं हुआ था। काफी सारे दुश्मनों ने उसको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, जबकि यहाँ पर टीला भी अपने टूटे हुए शिप के पंखों से ही काफी सारे दुश्मनों के जहाज गिराती रही। यहाँ पर दुश्मन ने एडम के बाइक को भी नुकसान पहुंचा दिया और एडम जब बाइक से गिरने ही लगा तो उसने दुश्मन की शिप के ऊपर जंप कर दी और उसके बाद उसकी फ्रंट विंडो को तोड़ते हुए उसने दुश्मन को पकड़कर बाहर गिराया और खुद इस शिप का कंट्रोल ले लिया। पीछे से टीला की शिप के अंदर उसके डैड भी थे, जो काफी देर बाद अपने नशे की वजह से होश में आए। तो ये सारी जंग देखकर उन्होंने भी जंग में हिस्सा लेने का फैसला किया और जब उन्होंने बाहर देखा तो पाया कि एडम के पीछे एक और दुश्मन का शिप लगा हुआ है। वो यहाँ पर एडम को सिग्नल दे रहे थे बचने का और एडम उन्हें हाय करता रहा। खैर वो तो किस्मत अच्छी थी कि एडम ने एंड टाइम पर उस शिप को गिरा दिया और खुद भी इस शिप के तबाह होने से कहीं दूर गिर गया। आखिर टीला की शिप भी बिल्कुल तबाह होकर नीचे गिर गई, लेकिन इस टाइम खुशी की बात ये थी कि सारे दुश्मन उनके मारे जा चुके थे। टीला की तबाह हुई शिप में से उन्हें एक बॉक्स मिला था जिसमें उनका आर्मर था। इस आर्मर को देखकर उनके पुराने वाले जज्बात जाग गए
और उन्होंने भी अपने आप को जंग के लिए तैयार कर लिया। अब क्योंकि टीला और एडम की अलग-अलग जगह पर क्रैश लैंडिंग हुई थी, इसीलिए टीला एडम को ढूंढने के लिए निकल गई, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि अब एडम को भी होश आ गया था। उसकी तलवार उसके हाथ से दूर जा गिरी थी और जब वो तलवार को ढूंढ रहा था तब उसे एक परिंदा दिखाई दिया। वो परिंदा जाकर उसकी तलवार पर बैठ गया और उसके दिल में उस जादूगरनी की आवाज आई जिसने उसे इस प्लैनेट पर दोबारा अमन कायम करने को कहा। इतनी ही देर में यहाँ पर इनके सामने स्केलेटर का एक होलोग्राम आ जाता है और स्केलेटर इनको धमकाता है कि आकर वो सॉर्ड ऑफ पावर मुझे दे जाओ, नहीं तो तुम्हारे मॉम और डैड को मैं मार डालूंगा। ये बात सुनते ही अब एडम के दिल में लड़ने की चाह जाग जाती है। अपने मॉम डैड को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जबकि टीला उससे कहती है कि हो सकता है ये स्केलेटर का एक ट्रैप हो, क्योंकि इतने साल हो गए हैं हमने किंग और क्वीन की कोई खबर नहीं सुनी। लेकिन एडम को कहीं ना कहीं यकीन था कि स्केलेटर सच बोल रहा था, क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग कह रही थी कि उसके मॉम डैड अभी तक जिंदा हैं। अब ये लोग अपनी खुफिया बेस के अंदर जाते हैं और एडम अपनी अच्छी स्पीच से सभी वॉरियर्स को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है और सबके अंदर ये जज्बा जगा देता है कि अब दोबारा से ये टॉर्नोस शहर उनका हो सकता है। इसी लालच में सब तैयार हुए निकल जाते हैं स्नेक माउंटेन के लिए। यहाँ आते ही डंकन एडम और टीला से कहते हैं कि तुम लोग अंदर जाओ, अंदर सबको संभालो, मैं यहाँ बाहर से आने वाले सारे दुश्मनों को संभालता हूँ। बाहर से आने वाले दुश्मन भी कम थोड़ी थे, वो भी बहुत ज्यादा थे, पर डंकन उन सबसे बहादुरी से लड़ रहा था और यहाँ पर डंकन के साथ डंकन का एक रोबोट भी था। जबकि अब अंदर हमें दिखाया गया कि एडम अपनी नई पावरफुल हालत में गया था। इस टाइम वो यहाँ पर आने वाले सभी मुश्किल से मुश्किल मॉन्स्टर्स को ऐसे मार रहा था जैसे वो गाजर मूली हो। यहाँ तक कि वो खतरनाक मॉन्स्टर्स जिन पर स्केलेटर को ऐसा बिलीव था कि ये कभी हार नहीं सकते, एडम उन्हीं को उठाते हुए अपना हथियार बनाते हुए बाकी लोगों को यहाँ पर मारने लग जाता है। और इससे पहले कि अब वो सबको मारकर स्केलेटर को भी मार देता, स्केलेटर उसके सामने उसके डैड को ले आते हैं और यहाँ पर एडम 1 मिनट के लिए रुकता है। इतने साल बाद वो अपने डैड को देख रहा था और यहाँ किंग भी अपने बेटे को ऐसा लड़ते देखकर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रहे थे और उन्हें अफसोस था उस दिन के लिए जिस दिन उन्होंने सबके सामने अपने बेटे की बेइज्जती की थी। खैर यहाँ पर स्केलेटर एडम से कहता है कि वो तलवार मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को मार डालूंगा। एडम जब वो तलवार नहीं देता तो यहाँ पर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है और इस सारी लड़ाई के चक्कर में ये केव बुरी तरह हिलने लग जाती है। केव के ऊपर से पत्थर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और किंग उन्हीं में दब जाते हैं। एडम सारी लड़ाई छोड़कर अपने डैड के पास पहुंचता है और मलबे में से जल्दी से अपने डैड को निकालता है, लेकिन अब अफसोस कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। आखिरी सांसों में वो अपने बेटे की तारीफ करते हैं और उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं। अपने डैड के मुंह से तारीफ सुनकर एडम की भी हिम्मत दुगनी हो जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले कि वो भी अपने डैड को कुछ कह पाता, यहाँ पर किंग अपनी सांसें तोड़ देते हैं और उसके साथ साथ यहाँ एडम भी टूट जाता है। इस टाइम जब एडम अपने डैड के दुख में था, पीछे से स्केलेटर मौका पाकर एडम के ऊपर ऐसा वार करता है कि एडम बेहोश हो जाता है और उसके बाद एडम के साथ यहाँ उसके आए सभी वॉरियर्स को बंदी बना लिया जाता है। कुछ देर बाद एडम जब होश में आया तो वो अपने नॉर्मल इंसानी रूप में था और उसके सामने उसकी मॉम क्वीन मर्लिना थी। एडम अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ देखने को मिला कि अब तक स्केलेटर उस तलवार को हासिल करने में कामयाब हो चुका था, चाहे धोखे से ही सही। वो अब इस तलवार की ताकत को अपने अंदर लाना चाहता था, लेकिन सही लफ्ज़ बोलने के बावजूद भी वो तलवार एक्टिवेट नहीं हो रही थी। ये देखकर स्केलेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ईवल विच को यानी बुरी जादूगरनी को गले से पकड़ लेता है और कहता है, ये मुझ पर काम क्यों नहीं कर रही? तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था? उस जादूगरनी को भी अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और वो यहाँ स्केलेटर से कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रिचुअल कर सकती हूँ जिससे ये तलवार का जादू तुम्हारे अंदर आ जाएगा। यहाँ स्केलेटर उसे छोड़ देता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडम और उसके टीचर डंकन एक साथ बैठे हुए थे। डंकन हमेशा उसे कभी हार ना मानने को कहते थे। अभी भी एडम को उनकी वही बातें याद आती हैं और वो उठकर यहाँ सभी लोगों के अंदर हिम्मत जोड़ देता है कि वो अब और खामोश नहीं रहेंगे। वो स्केलेटर की कैद से निकलेंगे और स्केलेटर पर हमला करेंगे। वो अपने महल को भी बचा लेंगे, अपनी तलवार को भी और अपने शहर को भी। यहाँ पर रोबोट अब जल्दी से
अपनी बहुत सारी गोलियां चलाते हुए ये सारा जेल तोड़ लेता है और ये सब लोग आज़ाद हो जाते हैं। ये लोग अब स्केलेटर के ही जहाज लेकर निकल जाते हैं स्केलेटर के ही लोगों से लड़ने के लिए। और सबसे पहले इनका सामना हो जाता है ट्रैप जॉ से, जिसको पहले भी ये लोग हरा नहीं पाए। ट्रैप जॉ का सामना करने बैठ जाते हैं डंकन। इधर हमें स्केलेटर को दिखाया जाता है जो भी अब वो तलवार लेकर कैसल ग्रेस्कुल पहुंच गया था, जो कि किंग और क्वीन का कैसल था। यहाँ वो उस तलवार को उसकी असली जगह पर रखकर वहां पर रिचुअल कर उसकी सारी ताकत लेना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, ठीक वक्त पर यहाँ एडम पहुंच जाता है और उस तलवार को उस जगह पर रखने से पहले ही पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें अब सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो ग्रेस्कुल के लोगों से लड़ रहे थे। वहाँ मिस्टर बीस्ट भी अब सबको तबाह करता करता कासल के अंदर आ जाता है और वो जब एडम पर हमला करने ही वाला होता है तो एडम का वो छोटा सा शेर जो कि अब बड़ा हो चुका था, वो उसके ऊपर हमला कर देता है और आखिर उसे मार डालता है। अभी एडम अपनी तलवार की ताकतों को एक्टिवेट कर नहीं पाता कि स्केलेटर उसे कमजोर बनाने लग जाता है। दूसरी तरफ टीला स्केलेटर की जादूगरनी से लड़ती है और लड़ते हुए जादूगरनी कई मर्तबा उसे फ्रीज करने की कोशिश करती है, पर टीला अपने दिमाग की ताकत से कई मर्तबा अपने आप को आजाद करवा लेते हैं। यहाँ उस तलवार की ताकतों को हासिल करने के लिए स्केलेटर कई मर्तबा अपने जादुई वेपन से उसके ऊपर हमला करता रहता है और आखिर यह होता है कि वो तलवार टूट जाती है। ये देखकर स्केलेटर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, अरे मैं तो समझा था कि ये सबसे ताकतवर तलवार है, पर ये तो मेरे कुछ ही वार से टूट गई। तलवार को टूटा हुआ देखकर अब एडम भी टूट गया था, लेकिन एडम ने जो स्केलेटर के सामने खड़े होने की जुर्रत दिखाई थी, स्केलेटर अब उससे उन सारी चीजों का भी बदला लेने वाला था। वो एडम के सर पर हाथ रखता है और उसे उसकी वो सारी पेनफुल मेमोरीज दिखाने लग जाता है जो दुनिया में उसने सही थी, और उन सारी मेमोरीज में खुद जा जाकर उसे टॉर्चर करता है। कभी वो जिम में आ जाता है तो कभी उसके ऑफिस में, और कभी वो उसे लाकर उसके घर पर पटक देता है। घर पर एडम अपनी बनाई ड्राइंग्स देखता है और उसे उन्हीं ड्राइंग्स में उस जादूगरनी की ड्राइंग दिखती है, और तभी उसके रूम में वही परिंदा आ जाता है जिस परिंदे को उसने पहले भी अपनी तलवार के ऊपर देखा था। उसे एक मर्तबा एहसास हुआ था कि ये परिंदा जादूगरनी है, लेकिन अब जब ये जादूगरनी उस परिंदे से अपनी असली रूप में आती है तो एडम को अपनी सोच पर यकीन भी आ जाता है। वो जादूगरनी यहाँ एडम को बताती है कि असल में उस तलवार के अंदर कोई ताकत नहीं थी, ताकत उन लफ्ज़ों में थी जो तुम बोला करते थे। तुम्हारे अंदर ताकत तब आया करती थी जब तुम कहते थे कि मेरे अंदर ताकत है, और बस तुम्हें अपनी उसी पावर को बाहर निकालना है। यही चीज़ें याद कर कर एडम जल्दी से अपनी असली दुनिया में यानी हकीकत में वापस आ जाता है और अपनी तलवार को भी अपने पेट से बाहर निकाल लेता है, जो कमज़ोर होने के बाद स्केलेटर ने उसके पेट में स्टैब कर दी थी। तलवार को बाहर निकालकर वो आसमान की तरफ ऊंचा करता है और दोबारा बोलता है कि मेरे अंदर ताकत है। उसके ही कहते ही ये तलवार जुड़ने लग जाती है और स्केलेटर ये देखकर पागल हो जाता है। अब तो ऐसे लड़ने के लिए एडम को इस तलवार की भी ज़रूरत नहीं रही थी। वो अपनी ही ताकतों से स्केलेटर का मुकाबला करता है और स्केलेटर को पहला ही ऐसा पंच मारता है कि स्केलेटर का जबड़ा हिल जाता है। उसके बाद वो पहले स्केलेटर की खूब धुलाई करता है और फिर स्केलेटर के मैजिकल वेपन के अंदर उस तलवार की ताकत को डालकर इतना बढ़ा देता है कि उस वेपन के साथ साथ स्केलेटर भी फट जाता है और उसका जिस्म राख बनकर रह जाता है। और यहाँ लड़ाई के एंड पर नजर आता है तो उसका टूटा हुआ स्कल, यानी फाइनली एडम अपनी अंदर की ताकत को पहचान गया था और उसी ताकत से उसने ये सारी लड़ाई जीत ली। यहाँ स्केलेटर को हारता देखकर उसकी ईवल जादूगरनी भी चुपके से महल से भाग जाती है और फिर सीन कट होकर फाइनली हमें 6 माह बाद का सीन दिखाया जाता है। एटर्नस अब दोबारा से पहले जैसा आबाद हो गया है। क्वीन मर्लिना यहाँ की दोबारा क्वीन बन चुकी है और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो गया है। अब यहाँ एडम अपने हुक्म पर हुसैन को यानी अपने दोस्त को अर्थ से एटर्निया बुलाता है ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि जो कहानियाँ वो उसे एटर्निया की सुनाया करता था वो फेक नहीं होती थी। हुसैन भी यहाँ आकर सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है और एडम भी अपने दोस्त से मिलकर खुश हो जाता है। खैर अब एडम की ज़िंदगी इसी तरह बेहतर तरीके से आगे बढ़ती रहती है और एक दिन टीला एडम के पास आकर पूछती है, तो फिर क्या सोचा तुमने
तुम्हारे इस नए सुपर वॉरियर रूप का कोई नाम रखा जाए। एडम यहाँ पर थोड़ा सा हंसता है और बताता है कि उसने नाम सोच लिया है और वो है हे मैन। और ऐसे ही उसकी हिम्मत और उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।